आज हम लोग इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स उस टॉपिक पर बेस्ड प्रीवियस ईयर IIT JEE एडवांस्ड के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रॉब्लम मैंने JEE एडवांस 2017 से लिया है। अ चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इज इंट्रोड्यूस्ड इन द रीजन x = 0, y = 0, z = 0 with a given velocity v. A uniform electric field E and a uniform magnetic field B exists everywhere. The velocity v, electric field E, magnetic field B are given in columns 1, 2 and 3. The quantities E0 and B0 are positive in magnitude. अब इसके बाद आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा है कि इन विच केस वुड द पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन अलोंग द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, दैट इज मूव्स अलोंग -y डायरेक्शन। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में मूव कर रहा है तो टोटल फोर्स क्या हो जाता है? दिस फोर्स इज इक्वल टू Q टाइम्स E, ये तो इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, प्लस Q टाइम्स V क्रॉस B, इसको कहते हैं लॉरेंज फोर्स फॉर्मूला। तो पहले पार्ट में दे रखा है कि पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है अलोंग -y डायरेक्शन। तो अगर पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन में मूव करना है, इसका मतलब हम लोग चाहते हैं कि पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो हो जाए, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है, उस पार्टिकल को गोल गोल घुमाने लगता है, कुछ उसमें रोटेशन वगैरह पैदा करेगा। क्वेश्चन में दे रखा है कि -y डायरेक्शन में मूव करना है, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि -y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगे, यानी कि ये 2 वाला ऑप्शन हो जाए और पार्टिकल मूव करे, लेकिन ऐसा मूव करे कि जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स है वो जीरो हो जाए। तो ये कब हो सकता है? ये तब हो सकता है कि प्रोटॉन मूव कर रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी v = 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, उसके कारण -y डायरेक्शन में मूव करने लगे, और हम लोग चाहते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स Fm 0 हो जाए। तो मैग्नेटिक फोर्स को जीरो करने का क्या तरीका होता है? तरीका ये हो सकता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो वेलोसिटी के पैरेलल हो जाए। अगर v पैरेलल टू b हो गया तो उस केस में Fm तो जीरो हो जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, Q v क्रॉस b। तो अगर अलोंग -y डायरेक्शन मोशन आप चाहते हैं और हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को भी ये वाला कर देते हैं B0 y, तो उस केस में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी y डायरेक्शन में है, मोशन भी y डायरेक्शन के अलोंग है। तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन बनेगा ना, 3 प्रोटॉन v = 0, -E0 y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और B0 y हो गया मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ऑप्शन ये C जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। 3 to R ही क्यों करेक्ट हुआ? क्योंकि इस केस में इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा है वो -y डायरेक्शन में है, यानी कि इस डायरेक्शन के अलोंग मोशन है, और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो जीरो है। जीरो इसलिए है कि वेलोसिटी जो है या जो मोशन है वो भी y डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड भी y डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो गया, तो C ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन विच केस विल द पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब यहाँ भी देखिए, आपको स्ट्रेट लाइन में मूव करना है और वेलोसिटी भी कांस्टेंट होनी है, इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करना है, और साथ ही साथ उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं करना है। तो ये कब हो सकता है? एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि इलेक्ट्रिक फोर्स भी जीरो हो जाए और मैग्नेटिक फोर्स भी जीरो हो जाए, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन जो क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दे रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए किसी न किसी डायरेक्शन में हर ऑप्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो होना तो पॉसिबल नहीं है। तो दूसरी बेस्ट पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए और डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाए, यानी कि उस केस में क्या हो जाएगा, Fe वेक्टर प्लस Fm वेक्टर, इलेक्ट्रिक फोर्स वाला वेक्टर प्लस मैग्नेटिक फोर्स वाला वेक्टर दोनों मिलकर के जीरो हो जाएंगे, यानी कि ये दोनों फोर्स मिलकर के अगर जीरो हो जाते हैं, इसका मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से वो पार्टिकल मूव कर सकता है। तो किस केस में ऐसा हो सकता है? तो ये ए वाले केस में पॉसिबल होगा। देखिए उस केस में क्यों पॉसिबल होगा? ए वाले केस में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है, E0 by B0 y। देखिए अब जो क्वेश्चन में ऑप्शन ही दे रखा था ना, E0 by B0, यहीं से आपको देखना चाहिए कि E0 by B0 अगर ये वेलोसिटी है तो V क्रॉस B करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q इंटू E0 by B0 इंटू B0 हो जाएगा। तो ये B0 और ये B0 कैंसिल कर जाएगा, यानी कि ये QE और QV क्रॉस B दोनों का सम टोटल जीरो हो सकता है। तो हम लोग इस सेकेंड वाले पार्टिकल पे ही दाव खेलते हैं कि कहीं ये करेक्ट ऑप्शन तो नहीं है। तो इस A ऑप्शन में 2 के बाद 3 है, यानी कि
माइनस ई नॉट एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा, माइनस क्यू ई नॉट, और ये एक्स कैप डायरेक्शन में होगा। और मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स हम लोग एस लेते हैं, यानी कि बी नॉट जेड कैप हो गया, तो उस केस में मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा क्यू इंटू वी क्या है, ई नॉट बाई बी नॉट इंटू कर दीजिए बी नॉट, तो ये हो ही जाएगा। और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वाई कैप क्रॉस जेड कैप, तो ये वाई कैप क्रॉस जेड कैप क्या होता है, ये एक्स कैप के बराबर हो जाता है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो गया, माइनस क्यू ई नॉट एक्स कैप डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फोर्स क्या हो गया, क्यू ई नॉट, और ये बी नॉट और ये बी नॉट कैंसिल कर गया एक्स कैप डायरेक्शन में, यानी कि एफ इलेक्ट्रिक प्लस एफ मैग्नेटिक दोनों मिलकर के जीरो हो गया, यानी कि पार्टिकल मूव करेगा विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन है, इन विच केस विल द पार्टिकल डिस्क्राइब अ हेलिकल पाथ विथ एक्सिस अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। हेलिकल पाथ होना है और उसका एक्सिस जो है वो जेड डायरेक्शन में होगा। इस डायरेक्शन में हेलिकल पाथ का एक्सिस है, और हेलिकल पाथ में होता क्या है, पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन तो कर रहा है, लेकिन सर्कुलर मोशन के साथ साथ वो एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग भी मूव करता है। तो इस केस में दे रखा है कि एक्सिस अलोंग जेड डायरेक्शन है, इसका मतलब सर्कुलर मोशन जो होगा वो जेड डायरेक्शन के परपेंडिकुलर प्लेन में, यानी कि एक्स वाई प्लेन में सर्कुलर मोशन होगा, और पार्टिकल जेड एक्सिस के अलोंग मूव करेगा। तो अगर जेड एक्सिस के अलोंग मूव करना है तो आपको जेड एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी चाहिए, वी जेड चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि इन चारों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन के पास इनिशियली जेड एक्सिस के अलोंग तो वेलोसिटी नहीं है, यानी कि जेड एक्सिस के अलोंग अगर आपको वेलोसिटी चाहिए तो जेड एक्सिस के अलोंग आपको फोर्स भी चाहिए। वो फोर्स कहाँ से आ सकता है, वो फोर्स आ सकता है इस ई नॉट जेड कैप के कारण। ई नॉट जेड कैप का मतलब क्या हुआ कि जेड डायरेक्शन में ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स उस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, क्यू ई नॉट हो गया। तो हेलिकल पाथ का एक्सिस है अलोंग जेड डायरेक्शन, इसका मतलब जो सर्कुलर मोशन हो रहा है वो किस प्लेन में हो रहा है, एक्स वाई प्लेन में हो रहा है। एक्स वाई प्लेन में सर्कुलर मोशन हो रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स एक्स वाई प्लेन में होगा, तभी उस मैग्नेटिक फोर्स के कारण एक्स वाई प्लेन में सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो अगर मैग्नेटिक फोर्स को एक्स वाई प्लेन में होना है तो मैग्नेटिक फील्ड को अलोंग जेड डायरेक्शन होना पड़ेगा। तो ये जो थॉट प्रोसेस है इसको समझिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, बारी बारी से अगर सबको एक एक करके चेक करेंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है तो बहुत टाइम लगेगा। क्वेश्चन को ऐसे समझिए, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में एक्सिस है, यानी कि हेलिकल पाथ में जो इस तरह का सर्कल बन रहा है वो किस प्लेन में होगा, एक्स वाई प्लेन में होगा, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स एक्स वाई प्लेन में लग रहा है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होना चाहिए, जेड डायरेक्शन में, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। तो आप चाह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड भी जेड डायरेक्शन में हो और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जेड डायरेक्शन में हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में होगा तभी उस इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण वेलोसिटी इन जेड डायरेक्शन आएगा। क्योंकि देखिए किसी भी ऑप्शन में इनिशियली जेड डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी लाने के लिए आपको जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड भी जेड डायरेक्शन में चाहिए। तो ऑप्शन जो यहाँ पर सही बन रहा है वो ये 1 हो जाए और ये S हो जाए। तो ये 1 और S वाला C ही एक सही ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। जेई 2018 का प्रॉब्लम है, इन द एक्स वाई प्लेन द रीजन y ग्रेटर देन 0 हैज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B1 K कैप and the region y less than 0 has another uniform magnetic field B2 K cap. A positively charged particle is projected from the origin along the positive y axis with V0 is equal to pi. यहाँ से इसको ऐसे प्रोजेक्ट किया है at t is equal to 0 as shown in the figure. Neglect gravity in the problem. Let t is equal to capital T be the time when the particle crosses the x axis from below for the first time. यानी कि पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, पहले ये तो ऐसे जाएगा, फिर हो सकता है कि इसके कारण ऐसा आ जाए, तो नीचे से जब x एक्सिस को पहली बार इंटरसेक्ट कर रहा है उस टाइम को कहा है कैपिटल T. If B2 is equal to 4B1, the average speed of the particle in meter per second along the x-axis in the time interval capital T is. पहले तो हम लोग ये एनालाइज करें कि इस पार्टिकल का मोशन कैसा होगा। यहाँ से जब पार्टिकल मूव करना स्टार्ट करेगा तो मैग्नेटिक फोर्स के कारण ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, मूव करता रहेगा। ऐसे मान लीजिए कि मैग्नेटिक फोर्स के कारण सर्कुलर पाथ में मूव किया,
जब ये B2 में आएगा तो B2 देखिए क्या है, इसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है। मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, इसका मतलब B2 वाले रीजन में जो रेडियस होगा ना वो कम होगा। जब भी चार्ज पार्टिकल एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो क्या हो जाता है, mv²/r जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स है, दिस इज प्रोवाइडेड बाय QVB जो मैग्नेटिक फोर्स है उसके कारण। इस फॉर्मूले को तो मैंने हजारों बार और भी डिफरेंट क्वेश्चन में यूज़ किया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि R = mv/QB, यानी कि रेडियस ऑफ पाथ क्या है, B के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो B2 जो है वो ज़्यादा है, इसका मतलब इस रीजन में, नीचे वाले रीजन में जब सर्कुलर पाथ होगा तो इसका रेडियस कम हो जाएगा। तो इस पार्टिकल का मोशन देखिए कैसा होगा, ये ओरिजिन से स्टार्ट करेगा, ऐसे ऐसे जाएगा, एक सर्कुलर पाथ में मूव करता रहेगा। ऐसा मूव किया, इस पाथ का रेडियस कितना होगा, जिसको मैंने R1 लिखा है, बहुत सिंपल है, R1 = हो जाएगा mv/QB1। उसके बाद क्या होगा, नीचे भी सर्कुलर पाथ होगा लेकिन रेडियस छोटा हो जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया है, B2 = 4 times B1 है। तो R2 रेडियस के पाथ में सर्कुलर मोशन कर रहा है, करते हुए अब ये नीचे से x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसी टाइम को कहा है कैपिटल T। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि इस पूरे मोशन में एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल क्या है अलोंग द x एक्सिस। अलोंग द x एक्सिस एवरेज स्पीड अगर आपसे पूछा है तो आप पूछिए कि अलोंग द x एक्सिस यानी कि इसके अलोंग टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है। ध्यान दीजिए यहाँ पर एवरेज स्पीड की बात हो रही है, वेलोसिटी की बात नहीं हो रही है। तो क्योंकि हमें एवरेज स्पीड पूछा है तो एवरेज स्पीड के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग x एक्सिस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, टाइम तो कैपिटल T दे ही रखा है। तो टोटल डिस्टेंस अलोंग दिस एक्सिस क्या है, यहाँ से ये ऐसे गया, पूरा ऐसे यहाँ तक गया, देखिए यहाँ तक। तो यहाँ तक जाने में कितना डिस्टेंस हुआ, ये अगर R1 रेडियस का पाथ है तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2R1। ठीक है, अब ये इधर भी तो आया, वो कितना हो गया डिस्टेंस, 2R2 हो गया। तो टोटल डिस्टेंस along x axis traveled by this particle कितना हो जाएगा, 2R1 + 2R2। तो एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए हम लोग ये करेंगे 2R1 + 2R2 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम T। अब टोटल टाइम T है क्या, अब इस केस में तो ये सर्कुलर ट्रैक आधा ही कवर कर रहा है, तो इसमें कितना टाइम लगेगा, मान लेते हैं कि ये टाइम T1 है, तो ये हो जाएगा पाई × R1 डिवाइडेड बाई ये जो वेलोसिटी इसकी है V। तो पाई R1/V करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा, R1 की वैल्यू क्या है, mv/QB1। R1 ऐसे आ जाएगा ना, R1 = mv/QB1। तो पाई × R1/V करिएगा तो हो जाएगा पाई × m/QB1। तो T1 टाइम क्या हुआ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में, यहाँ से लेकर के इस P तक आने में कितना टाइम लगेगा, पाई × R1, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है, पाई R1। स्पीड क्या है, वो V ही रहेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में स्पीड में कोई चेंज नहीं होता है, बस उसका डायरेक्शन चेंज होता है। तो हर जगह स्पीड तो V है, तो पाई R1/V कर दीजिए तो ये हो गया टाइम T1। T1 टाइम कितना हो जाएगा, पाई m/QB1। उसी तरह हम लोग जब टाइम T2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई m/QB2 हो जाएगा। तो ये T1 + T2 मिलकर के क्या बन जाएंगे, कैपिटल T। जो क्वेश्चन में दे रखा है ना कि टोटल टाइम कैपिटल T लगा यहाँ तक पहुँचने में, तो T1 + T2 = कैपिटल T हो जाएगा। तो इस कैपिटल T की जगह यहाँ पर आप यही T1 + T2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और R1 की जगह लिख दीजिए mv/QB1 और R2 की जगह लिख दीजिए mv/QB2। तो उसको सिंप्लीफाई करिएगा तो ये mQB न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में रहेंगे, दोनों कैंसल आउट कर जाएंगे। एवरेज स्पीड हो जाएगा 2R1 यानी mv/Q हो गया 1/B1 + 1/B2। नीचे में आ जाएगा T1 + T2, T1 + T2 कितना है, पाई m/Q, यहाँ आ जाएगा 1/B1 + 1/B2। 1/B1 + 1/B2 ऊपर भी है नीचे भी है, दोनों कैंसल आउट कर जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन में हमने उस इन्फॉर्मेशन का कोई यूज़ नहीं किया जो क्वेश्चन में दे रखा था ना, B2 = 4 times B1, उसका यहाँ पर कोई यूज़ नहीं करना पड़ा। m/Q ऊपर में और m/Q नीचे कैंसिल हो गया, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, 2v/पाई। तो एवरेज स्पीड हो गया 2v/पाई। क्वेश्चन में दे रखा था कि v की वैल्यू पाई है, इसका मतलब इस इंटीजर टाइप क्वेश्चन कैंसिल हो गया, v की जगह पाई सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आंसर हो गया इसका 2। JEE 2004 का ये प्रॉब्लम है, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद स्पीड u along the positive x axis at y = 0 enters a region of uniform magnetic field B = -B0 k cap
which exists to the right of y-axis. The electron exits from the region after some time with the speed v at coordinate y. देन 4 ऑप्शन दे रखा है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन एग्जिट कर रहा है और वो स्पीड है v, तो दिस v हैज़ टू बी इक्वल टू u। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। मैग्नेटिक फील्ड कभी भी स्पीड को चेंज नहीं करता है। मैग्नेटिक फील्ड डज नो वर्क। ये सिंपल सा लॉजिक होता है ना, एफ मैग्नेटिक क्या हो जाता है, क्यू वी क्रॉस बी हो जाता है। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या लिखेंगे, एफ एम इंटू डी एल करिए, एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट डी एल में वर्क डन कितना हो जाएगा, क्यू वी क्रॉस बी डॉट डी एल करिए। अब डॉट डी एल को हम लोग लिख सकते हैं वी डी टी। तो अब यहाँ से आप देख लीजिए कि वी क्रॉस बी क्या होगा, वी के परपेंडिकुलर होगा। तो v क्रॉस बी v के परपेंडिकुलर है, तो डॉट v dt करेंगे तो दिस डॉट प्रोडक्ट विल बी जीरो। v की वैल्यू कुछ भी हो, b की वैल्यू कुछ भी हो, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा जीरो होता ही है। आप वैसे भी देखिए कि ये क्या है, v क्रॉस बी डॉट v, यानी कि v b v, इसका ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जब भी आपको कोई दो वेक्टर इक्वल हो जाएं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होता है। तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो होना ही है। इसका मतलब यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम आप कह सकते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, यानी कि स्पीड कांस्टेंट रहेगा। तो इनिशियली अगर ये u स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड में घुसा है तो u स्पीड से ही निकलेगा, यानी कि इसमें कौन कौन सा ऑप्शन हो सकता है, b और d हो सकता है। a और c को तो खत्म करिए। अब b और d में कौन सा सही होगा, एक में दे रखा है कि y ग्रेटर देन जीरो है, एक में है y लेस देन जीरो। दोनों में कौन सा सही होगा डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या है। f क्या हो जाएगा, q v क्रॉस b। अब इसमें q क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो माइनस e कर दीजिए। वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, x के डायरेक्शन में है, यानी कि वेलोसिटी u i कैप हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, माइनस बी नॉट के कैप हो गया। तो इसका जब आप डायरेक्शन फाइंड करेंगे तो देखिए ये माइनस और ये माइनस दोनों तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, आई कैप क्रॉस के कैप। आई क्रॉस के कैप होता है माइनस जे कैप। तो ध्यान रखिए मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में अभी आप आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आपको आई जे के इन तीनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या होता है आपको जरूर मालूम होना चाहिए। आपको ये मालूम होना चाहिए, साथ ही साथ जो राइट हैंड रूल है ना ये भी मालूम होना चाहिए। तो इन दोनों का बहुत भयंकर यूज होता है मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में। हमेशा याद रखिए आई क्रॉस जे करते हैं तो के मिलता है, इसी साइक्लिक ऑर्डर में बढ़ता है। ये देखिए ऐसे होता है, आई क्रॉस जे करिएगा तो के मिलेगा, जे क्रॉस के करिएगा तो आई मिलेगा, फिर के क्रॉस आई करिएगा तो जे मिलेगा। यहाँ पर क्या है, आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के करिएगा तो माइनस जे मिलेगा। यानी कि मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में है, माइनस वाई डायरेक्शन में है। इसका मतलब इस पार्टिकल पर इनिशियली मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगा, माइनस वाई डायरेक्शन में, यानी कि इधर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। यानी कि जो सर्कुलर पाथ बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, ऐसा बनेगा। यानी कि जब ये निकलेगा तो y लेस देन जीरो हो जाएगा। डी इसमें सही ऑप्शन है। मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में आप ये आई क्रॉस के, जे क्रॉस के, जे क्रॉस आई, ये सब को जरूर समझ लीजिए। सिंपल लॉजिक होता है, आई जे के को ऐसे लिख दीजिए इसी ऑर्डर में। अब इसी साइकिल को याद रखिएगा कि आई क्रॉस जे तो के मिलेगा, जे क्रॉस के तो आई मिलेगा, के क्रॉस आई तो जे मिलेगा, जे क्रॉस के तो आई मिलेगा। तो ये जो साइकिल है ना आई जे के, ये सीक्वेंस जरूर याद रखिएगा। और हमेशा देखिएगा कि क्वेश्चन में आपको क्या मिला है। जैसे यहाँ मिल गया आई क्रॉस के क्रॉस आई करते हैं तो जे मिलता है, के क्रॉस आई करिएगा तो जे मिलेगा, तो आई क्रॉस के करिएगा तो माइनस जे मिलेगा।